नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। छोटी आवाज के बड़े मंच पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। अब वक्त है पब्लिक इंटरेस्ट का। आज पटियाल आपको दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की चार्जशीट का परीक्षण दिखाएगा। इसमें केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ सबूत पेश करने का दावा किया गया है। इसमें 4 नोट हैं, 12 नोट के नंबर हैं और 19 मैसेजेस हैं। ये सब एक आरोपी विनोद चौहान के फोन में बंद है। अधूरे नोट के शराब घोटाले से रिश्ते का परीक्षण आप मेरे साथ देखिएगा। शराब घोटाले के बार बार जो सबूत मांगे जा रहे थे वो कैसे हैं, ये भी पटियाल के साथ आपको पता चलेगा। आज अपने दूसरे परीक्षण में यूपी सरकार की आंखों से पर्दा हटेगा। हाथरस भगदड़ में 121 मौत के असली मुलजिम को देश के सामने लाएंगे। बाबा के 20 भक्तों की महागवाही है हमारे पास। इसे सुनने के बाद आप पटियाल के परीक्षण के चश्मदीद बनिए। यकीन मानिए, सरकार सहमत हुई तो बाबा जेल के अंदर जाएगा। तीसरे परीक्षण में उस डिजिटल हाजिरी के डंडे का परीक्षण होगा जिससे यूपी के टीचर बहुत पीड़ित हैं। गुरुजी क्लास में बच्चों की हाजिरी रोज लगाते हैं, रजिस्टर में अपनी हाजिरी भी लगाते हैं, लेकिन हाजिरी के डिजिटल सिस्टम से वो बहुत नाराज हैं। इस नाराजगी का पूरा परीक्षण देखने के लिए रात 9:45 तक आप बने रहिए हमारे साथ। चौथा परीक्षण नीट परीक्षा का होगा। आज नीट कवरेज का 28वां दिन है। पटियाल लगातार इस खबर पर बना हुआ है। आज वो आपको यह बताएगा कि क्या 2024 के नीट का अंजाम सुप्रीम कोर्ट के 2021 के दिए गए एक फैसले में छिपा हुआ है। आज सबसे पहले पटियाल देश को सबूत दिखाएगा, वो सबूत जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने कोर्ट में पेश किए हैं। जब से दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है, बार बार यह दावा किया जा रहा है कि ईडी के पास कोई सबूत है ही नहीं, वो हवा में तीर चला रही है। खुद अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी कहती थी कि सबूत है तो दिखाए। आज दिल्ली की अदालत में ईडी ने वो सबूत दिए हैं जिनमें 4 नोट, 12 नंबर और 19 मैसेजेस हैं। ये 19 मैसेजेस क्या हैं बताएंगे आपको। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में शराब घोटाले के सबूत पेश किए गए हैं। ये उस चार्जशीट का हिस्सा है जिसमें आम आदमी पार्टी को शराब घोटाले का आरोपी बनाया गया है। यह ऐतिहासिक है क्योंकि पहली बार कोई राजनीतिक पार्टी किसी घोटाले में आरोपी बनाई गई है और उसके खिलाफ सबूत भी पेश किए जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने उस चार्जशीट पर संज्ञान लिया है जिसमें आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने के बाद केजरीवाल के खिलाफ सबूत पेश किए गए। कोर्ट ने आरोपियों से यह कहा है कि वो 12 जुलाई को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हो। केजरीवाल जेल में है, उनके लिए कोर्ट ने प्रोडक्शन वारंट भी जारी कर दिया है। ईडी ने जो सबूत जमा किए हैं, एक एक करके आज आप अपनी टीवी स्क्रीन पर वो सबूत देखेंगे। लेकिन पहले ईडी की चार्जशीट की बड़ी 10 बातें आपको जाननी चाहिए। दिल्ली शराब घोटाले पर ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कुल 38 आरोपी हैं। इसमें आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का नाम 37वें नंबर पर है। आम आदमी पार्टी को 38वें नंबर पर आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले का किंगपिन और साजिशकर्ता बताया गया है। ईडी का दावा है कि शराब घोटाले के पैसे का इस्तेमाल गोवा इलेक्शन में किया गया था और यह केजरीवाल की जानकारी में हुआ। चार्जशीट में आरोप यह भी लगाया गया है कि के कविता के पीए ने विनोद चौहान के जरिए 25 करोड़ रुपए गोवा विधानसभा चुनाव में पहुंचाए थे। ईडी का आरोप है कि साउथ लॉबी से रिश्वत में मिले 100 करोड़ रुपए में से 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा के चुनाव में किया था। पीएमएलए के सेक्शन 70 के तहत एक कंपनी की तरह आम आदमी पार्टी भी इस अपराध में शामिल है और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संरक्षक होने की वजह से हर उस काम के लिए जिम्मेदार हैं जो उनकी पार्टी ने किए हैं। सबूत के तौर पर ईडी ने कोर्ट में अरविंद केजरीवाल और आरोपी विनोद चौहान के व्हाट्सएप चैट्स के डिटेल भी दिए हैं। इन चैट्स में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली तस्वीर आधे अधूरे नोट की है। ईडी ने कोर्ट में वो नोट और नोट पर लिखे नंबर पेश किए हैं जिनकी मदद से हवाला कारोबारी ने रिश्वत का पैसा इधर से उधर किया। ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ
शराब घोटाले के सबूत बता रही है। इनमें 1 रुपए, 10 रुपए और 100 रुपए के 4 नोट हैं। फोन के मैसेज बॉक्स में 12 नोट के नंबर हैं और 19 मैसेजेस इसमें शामिल हैं, जो ईडी ने सबूत के तौर पर कोर्ट को दिए। दिल्ली शराब घोटाले की जांच मुख्य रूप से सीबीआई के पास है, लेकिन जब साउथ लॉबी और गोवा लॉबी के बीच पैसे के लेन देन का एंगल आया तो ईडी की एंट्री ली और दावा यह किया गया कि हवाला कारोबार के जरिए रिश्वत की बड़ी रकम साउथ इंडिया से गोवा पहुंची है। इसका इस्तेमाल इलेक्शन में किया गया। ईडी के खिलाफ तभी से बड़ा सवाल यह उठ रहा था कि मनी ट्रेल दिखाओ। मनी ट्रेल कहां है, यह बार बार कहा जाता था कोर्ट में, क्योंकि ईडी कानून में दोषी साबित करने के लिए अवैध पैसे के आगाज से लेकर अंजाम तक का सबूत देना पड़ता है। इसी को ही मनी ट्रेल कहते हैं। आप ईडी के अदालत को मनी ट्रेल का जो दावा किया है उसको कैसे दिखाया है? पब्लिक इंटरेस्ट में चार्जशीट में दर्ज मनी ट्रेल के 12 सबूत आपको दिखाएंगे, लेकिन सबूत देखने से पहले आपको सबूतों का आधार बता देता हूं। दरअसल ईडी को शराब घोटाले में गिरफ्तार आरोपी विनोद चौहान के मोबाइल स्क्रीनशॉट मिले हैं। इन स्क्रीनशॉट्स में हवाला के जरिए हुए लेन देन का हिसाब ईडी के हाथ लगा है। स्क्रीनशॉट से यह पता चलता है कि विनोद चौहान ने प्रोसीड ऑफ क्राइम यानी अपराध से कमाए गए पैसे को दिल्ली से गोवा हवाला के जरिए ट्रांसफर किया था और दावा यह भी किया गया है कि गोवा में आम आदमी पार्टी का कैश हैंडलर चंदप्रीत सिंह था। चंदप्रीत ही गोवा चुनाव में पैसे को मैनेज कर रहा था। चार्जशीट में यह भी दावा किया गया है कि ईडी के पास विनोद चौहान और साउथ ग्रुप से जुड़े अभिषेक बॉन पिल्लई के बीच हुई बातचीत के सबूत हैं, जिससे हवाला के जरिए पैसे के ट्रांसफर की बात साबित होती है। इसीलिए अब आपको एक एक करके दिल्ली शराब घोटाले में मनी ट्रेल के 12 सबूत दिखाता हूं। ईडी ने चार्जशीट में यह दावा किया है कि उसे विनोद चौहान के मोबाइल फोन से ऐसे मैसेज मिले हैं जिनमें 10 लिखा है, 10 रुपए और फिर 2 नंबर लिखे हैं। पहला नंबर है OOD 588713 और दूसरा नंबर है O9F7O6108। ईडी के मुताबिक शराब घोटाले में मनी ट्रेल का सबूत नंबर 2 है 1 रुपए का नोट, जिसका नंबर क्या है? उसका नंबर है 58B762112। चार्जशीट के मुताबिक हवाला के जरिए पैसा ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल हुआ था ये। इस 1 रुपए के नोट की डिटेल ईडी को विनोद चौहान के मोबाइल फोन से मिली है। गौर रखिएगा, एक एक चीज सुनते जाइए ध्यान से। मैसेज में लिखा है अभिषेक ने 3 डिलीवर किए। अब क्या 3 थे ये ईडी बताएगी। ईडी की चार्जशीट में सबूत नंबर 3 क्या है? विनोद चौहान के मोबाइल के से एक और स्क्रीनशॉट मिला है। इसमें भी 10 रुपए के नोट का जिक्र है और उसका नंबर है 23A272337। ईडी की चार्जशीट में सबूत नंबर 4 विनोद चौहान के मोबाइल से 2 और मैसेज मिले हैं। ईडी का दावा है ये मैसेज 26/11/2021 को क्रिएट किए गए हैं। इन दोनों मैसेज में 10 रुपए के नोट के 2 नंबर लिखे हैं। पहला है 11W987919 और दूसरा 28G231422। ये 2 नंबर है। ईडी ने 5वां सबूत भी 10 रुपए के नोट में ही खोजा है। चार्जशीट में 2 और नंबर लिखे गए हैं। पहला है 63L760436 और दूसरा है 98C251450 और दावा यह किया गया है कि ईडी को विनोद चौहान के मोबाइल फोन से यह तमाम डिटेल्स हासिल हुई हैं। विनोद चौहान के साथ चैट में 100 रुपए का अधूरा नोट भी मिला है, जिसका सीरियल नंबर है 100 रुपए के अधूरे नोट का सीरियल नंबर सुन लीजिए 973850 और इसके साथ मैसेज में लिखा है 2.50 डिलीवर्ड। यानी आप समझ रहे हैं ना, मैसेज की गोपनीयता को ईडी तोड़ने की कोशिश करेगी अब अदालत में। हवाला के जरिए पैसे के गैर कानूनी लेन देन के अधूरे नोट की अहमियत पटियाल आपको समझाएगा बस थोड़ी सी देर के बाद। लेकिन ईडी ने विनोद चौहान के फोन से 1 रुपए के नोट का एक और अधूरा फोटो जब्त करने का दावा किया है। इस नोट का नंबर क्या है वो भी सुन लीजिए 95A725554 ये नंबर है। मैसेज में किसी पुरुषोत्तम का भी जिक्र है। 1 रुपए के की एक और नोट का फोटो भी विनोद के चैट से बरामद हुआ है।
इस नोट का सीरियल नंबर क्या लिखा है? 24A464715। 10 रुपए के 2 और नोट के साथ उनके नंबर भी सबूत के तौर पर ईडी ने पेश किए हैं। इसमें से पहला नंबर है J6K968900 और दूसरा नंबर है O1M462828। ये बहुत सारे नंबर है, कंफ्यूज मत होइएगा। अलग अलग नोटों पर अलग अलग नंबर लिखे हैं। मोबाइल से ये जानकारी मिली है और ईडी ने विनोद चौहान के मोबाइल से ये जानकारी मिलने का तमाम तस्करा जो है अपनी चार्जशीट में करते हुए ये अदालत को बताया है। अब सबूत नंबर 10 देख लीजिए। 10 रुपए के नोट के 3 नंबर 23A272337, दूसरा नंबर है 38NJJ5490 और तीसरा नंबर है 96H188577 और इसका टेक्स्ट मैसेज भी ईडी के हाथ में लगा है। बड़ी बात यह भी है, हर मैसेज में नोट का नंबर तो लिखा था लेकिन कितना अमाउंट भेजना है यह नहीं लिखा। मतलब यह हुआ कि नोट नंबर के जरिए बड़े शातिराना तरीके से पैसे का लेन देन किया गया। यानी नोट का हिस्सा जिसके पास होता होगा, नंबर जिसके पास होता होगा, ईडी ये दावा कर रही है कि उस हिसाब से नंबर मिला के लेन देन हुआ। विनोद चौहान के मोबाइल से गोट नाम से एक नंबर सेव था। इस नंबर पर भी 10 रुपए के नोट के 2 नंबर मिले हैं। वो कौन से नंबर हैं? 11Q229267 और दूसरा नंबर है O1M462828। ये भेजे गए हैं। कोर्ट में ईडी द्वारा दिए गए सबूत नंबर 12 क्या है? 12 नंबर सबूत देखिए। विनोद चौहान का अरविंद केजरीवाल को लिखा गया मैसेज है। विनोद चौहान किन्हीं जस्टिस राजन गुप्ता को केजरीवाल से मिलवाने की बात कहते हैं मैसेज में, जिस पर केजरीवाल मिलने का वादा करते हुए श्योर लिखते हैं। एक और दूसरे मैसेज में विनोद चौहान, पहले और दूसरे मैसेज में विनोद चौहान केजरीवाल को जन्मदिन की बधाई भी देते हैं। एक और मैसेज जो है, केजरीवाल भी थैंक यू चौहान साहब लिखकर विनोद को जवाब देते हैं। ऐसा ईडी की चार्जशीट में दावा किया गया है। अब पटियाला आपको हवाला और उसमें इस्तेमाल होने वाले अधूरे नोट की थ्योरी समझाएगा। समझनी बनती है ना, आखिरकार नोटों का चक्कर क्या होता है। सभी को तो जरूरी नहीं हवाला कारोबार का पता हो, लेकिन इसके लिए एक पूर्व पुलिस अधिकारी और वरिष्ठ वकील की हमने मदद ली है। हवाला कारोबार ऐसे होता है कि कैश का ट्रांजैक्शन होता है एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश में, और 2 पार्टी मिलकर जब करती हैं तो उसके लिए एक ऑथेंटिक चीज़ होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ से किसको कितना पैसा देना चाहिए, क्योंकि ये सब वायरलेस होता है। कोई इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं होता, क्योंकि कैश का ट्रांजैक्शन है, यहाँ पर कोई ऐसी कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि एक नोट का नंबर, एक नोट देते हैं, चाहे वो 10 रुपये का हो। जनरली पहले 10 रुपये का नोट होता था, फिर 50 का, अब 100 का नोट होने लगा। और उस नोट का एक नंबर दिया जाता है, जिस आदमी ने पैसा भेजा है वो, और जिसको मिलने वाला है वो, और किसको देना है। जिस आदमी को देना है वो नोट का नंबर उसको देगा, और वो नोट का नंबर जिस आदमी से पैसा लेना है वो उसको बताएगा, तो वो उस आदमी को पैसा दे देता है। इस काम में कोई भी लिखत पढ़त कुछ नहीं होती है, सिर्फ नोट होता है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, ए आदमी ने बी आदमी को पैसा भेजा है हवाले के थ्रू, और वो पैसा बी आदमी ने सी आदमी को देना है। तो सी आदमी ए आदमी को वो नोट का नंबर देगा कि ये नोट मैं लेके जाऊंगा, तो ए आदमी बी को बताएगा कि इस नंबर का नोट को लेके आएगा, उसको आप पैसे दे देना, और वो नंबर का नोट भी उसको रख लेगा एज ए रिकॉर्ड। और ये सारी बातें रिकॉर्डेड होती हैं, यानी कि वो अपने तौर पर वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, ताकि कल को कोई डिस्प्यूट हो तो उससे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। आपको यहां ये बताना बनता है कि ये ईडी का दावा है, ये सबूत है या नहीं। इस पर कोर्ट का फैसला फाइनल होगा। उसके बाद इनके आधार पर ही आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को दोषी सिद्ध किया जा सकता है या नहीं, यह भी कोर्ट को ही तय करना है। इसलिए अभी ये केवल सबूत हैं और सबूत के तौर पर ईडी का दावा। आज भक्त बोलेंगे, भोले बाबा का भेद खोलेंगे। अब सरकार की पकड़ से दूर नहीं रह पाएगा बाबा। 121 मौत के सौदागर के खिलाफ 20 गवाही। वक्त बताएंगे कि बाबा को कौन बचा रहा है।
बताएंगे कि कैसे बाबा ही 121 मौत का मुलजिम है। भक्त बाबा के पाखंड से पर्दा उठाएंगे। भक्त जांच एजेंसी के सामने सबसे बड़े सबूत बन जाएंगे। भक्त साजिश के दावे का सच बता देंगे। भोले बाबा के खिलाफ एबीपी न्यूज पर महागवाही। पब्लिक इंटरेस्ट में अब पटियाल भोले बाबा के खिलाफ भक्तों की महागवाही का परीक्षण करेगा। इस महागवाही में सरकार को भोले बाबा के खिलाफ बड़े सबूत मिलेंगे। कोई एसआईटी ये नहीं कह पाएगी कि भोले बाबा भगदड़ के केस में पूछताछ के लायक नहीं है। हाथरस में खूनी भगदड़ हुई, 9 दिन गुजर गए हैं। 121 भक्तों की मौत की 13वीं करीब है। फिर भी मौत के सत्संग का असली आयोजक अभी भी कानून की पकड़ से दूर है। हम आज भी यही पूछ रहे हैं कि 121 मौतों की जिम्मेदारी से भोले बाबा आखिर दूर क्यों है। हमारी टीमें लगातार उन गांव और घरों के चक्कर लगा रही हैं जहां भगदड़ में बेमौत मारे गए भक्त रहते हैं। आज वहीं से 20 भक्तों के परिवारों ने कैमरे पर बिना किसी दबाव, भय और पक्षपात के महागवाही दी है, जो सबूत भी है और खुलासा भी है। पटियाल के शो में वक्त भक्तों से शुरू करके हम उनकी गवाही दिखाएंगे। बाबा आयोजक है ये भक्त कहेंगे, बाबा ही प्रायोजक है, बाबा ही पुलिस है, बाबा ही क्राउड कंट्रोलर है, बाबा ही पूरा सिस्टम था। बाबा के भय से ही पुलिस और प्रशासन पंडाल से दूर रहते हैं। बाबा के कहने पर ही भक्त पैरों की धूली बटोरने के लिए दौड़े थे। फिर भगदड़ मची, 121 भक्त मर गए। फिर भी बाबा आजाद क्यों है? उसके आश्रम से बुलडोजर दूर क्यों है? अब आप बाबा के गुनाह से पर्दा हटाने वाले पहले 5 गवाहों को सुनिए। बाबा दोषी हैं, क्यों अगर दोषी ना होते तो ऐसे भेंट में ना घुसते और ना ऐसे छुपते। क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि शासन और प्रशासन से, दोनों से हाथ जोड़ के विनती चाहते हैं कि इनको, बाबा को जल्दी से जल्दी इनकी एफआईआर बनाई जाए और जल्दी से जल्दी इनको गिरफ्तार किया जाए। सत्संगी हैं, उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि इस सत्संग से बिल्कुल ख़त्म हो। इनके घर में जो भी इन बाबाओं की, ढोंगी बाबा की तस्वीर जो लग रही हैं, उन तस्वीरों को बाहर निकाल करके रोड पर जला करके और जूते से मार लगा करके छोड़ें। वाइफ ख़त्म हो गई और हमारी जैसे और भी जो माताएं बहनें और भी जो ख़त्म हुई हैं, उनके दर पर आते वहाँ पर आना चाहिए। मैंने उनको सतावनी देनी चाहिए। जैसे आते हॉस्पिटल भी आना चाहिए, हाथरस हॉस्पिटल भी आना चाहिए, उनके हालचाल भी पूछते थे। ऐसी कंडीशन नहीं आई और 4 दिन से ये बचे हुए हैं। अब इनका मकसद तो यही जाने क्या कहें। हम तो ये कह रहे हैं, आप पूरे ब्रह्मांड के कुल मालिक हो तो आपको डर किस बात का ना, सामने आइए ना। इस घटना के आयोजन की जिम्मेदारी स्वयं इन्हीं की बनती है, जिनका आयोजन है रहा। जब वही गुरु हमारे लिए ना देख रहे तो हम किसके लिए देखेंगे? भाई कायदे में तो यह है कि कार्रवाई होनी चाहिए। जब इनका आयोजन हो रहा है और इनके पीछे ही सारी जो भीड़ जो गई है जनता, वो इन्हीं के पीछे तो गई। सत्संग में नहीं जाएंगे, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, क्लोज होने चाहिए, बंद होना चाहिए। अरे बाबा नहीं है, ये तो कहते थे हम तो ब्रह्मांड के मालिक हैं, कुल मालिक हैं, हमारे वो मुट्ठी में है ब्रह्मांड। अब मुट्ठी में कहाँ चला गया? शासन से बच रहे हो, प्रशासन से क्यों बच रहे हो? क्या ज़रूरत है बचने की? 4 दिन के बाद क्यों आ रही हो? किसी की माँ गई है, किसी की बहन गई है, किसी की बेटी गई है, किसी की बहू गई है, कितनी जाने गई हैं। मातम हर घर में छा रहा है। तो हम तो बाबा को दोषी मानते हैं, बाबा दोषी है। बाबा के खिलाफ तो कार्रवाई तो मेरे ख्याल में ज़रूर होनी चाहिए। जितने सत्संग ये सब बंद होने चाहिए। ये पाखंडवाद है, पब्लिक को धोखा दे रहे हैं, ये ड्रामाखोर हैं। जितने पर पापी लोग सबको जेल जाना चाहिए। बाबा जितने पाखंडी हैं सब बंद होने चाहिए। लेकिन चमत्कार ये बिन में तो बचाने आते थे, बचाते बिन को क्यों नहीं बचाया जनता को? 2.5 लाख जनता इतनी जुड़ी भाई, 80,000 बताए भाई। वो जन कितने भी मरे हुए, कोई पता नहीं है जन कितने मरे हैं। जन कहाँ से कहाँ चाहिए? बाबा मिलना चाहिए, गिरफ्तार होना चाहिए, बाबा रहना ना चाहिए यहाँ पे।
जब मतलब जनता अबई जनता सोचो तो नहीं है उनके पास 25 आश्रम हैं, बिन में धनवा जो सरकार के सामने है, तो वो जनता के लिए मिलना चाहिए। सामने लाओ उनको। ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार कुछ नहीं कर रही है। अगर सरकार का हाथ नहीं होता तो बाबा कब के सामने आ जाते। जो सरकार का ही हाथ है तो सरकार जब ऑर्डर करेगी तो बाबा क्यों नहीं आएंगे सामने। यूपी सरकार की एसआईटी ने 132 लोगों के बयान लिए, 855 पन्नों की अपनी रिपोर्ट सौंपी, लेकिन बाबा का नाम इसमें कहीं नहीं है। सरकार का दावा है कि 2.5 लाख से ज्यादा भक्त थे, तो फिर 132 लोगों की गवाही के आधार पर भोले बाबा को क्लीन चिट क्यों दे दी गई? साजिश के एंगल पर जोर क्यों नहीं दिया जा रहा? अब अगली गवाही सुनिए, जिसमें बाबा के भक्त उसे ढोंगी कह रहे हैं और सरकार चुप बैठी है। उसमें मेरी मम्मी जी खत्म हुई थी। बाबा की कमियां ये रही कि बाबा ने जो बाबा के जो जिससे सत्संग में ये गई, बाबा ने खुद आकर इनको नहीं देखा, बिल्कुल ना कोई इंसानियत नाम की कोई चीज दिखाई कि हमें कोई इंसानियत है। तो बाबा कहाँ रहा, कहाँ वो चमत्कार बाबा रहा, कहाँ गए उनके चमत्कार? ये सब हमारी तरफ से ढोंग विद्या है। आज ये तो प्रशासन देखे कि उनके पास क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या बात है क्या बात नहीं। बाबा को अगर दोषी है बाबा तो बिल्कुल गिरफ्तार करना चाहिए बाबा को। अगर बाबा को इसमें दोष निकलता है तो बाबा को दोषी गिरफ्तार करना चाहिए। सबसे हाथ जोड़ते रहे, पाँव छूते रहे कि मेरे बच्चों को निकाल दो, मुझे उठा दो, किसी ने सुना ही नहीं। मेरे बच्चे कम से कम 2, 2.5, 3 घंटे तक फंसे रहे। उसके बाद में जब मैंने देखा तो मेरे बच्चे दोनों ही खत्म हो चुके थे। के लिए तो कमेटी वाले भी जिम्मेदार हैं, परमात्मा भी जिम्मेदार है। जब तुम खुले शब्दों में ये कह सकते कि मैं कुल ब्रह्मांड के मालिक है, महानायक है, सब कुछ करता धरता हम ही है, फिर कहाँ थे परमात्मा? आप कहते हो कि जो रोते हुए आता है यहाँ से हंसते हुए जाता है, लेकिन मैं तो हंसते हुए गए थे, अपने खेलते खिलाते बच्चों को लेके गए थे, वहां से मैं रोते हुए आए। मुझे ये नहीं पता था कि परमात्मा मेरे साथ में इतना बड़ा अन्याय करेंगे। नहीं, मैं जहाँ परमात्मा प्रवास पे थे बिछवा हम तो बाहर लेके बच्चों के जाते, परमात्मा से ये पूछते ये बाबा के भी खिलाफ होना चाहिए, कमेटी वालों के भी साथ हो रही कि वो आप जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते तो इतना बड़ा सत्य क्यों लेते हो? आपकी पूरी जिम्मेदारी होती है तो अब नहीं संभाले जा चुकती है तो मालूम है इतनी भीड़ वहाँ पे होती है तो क्यों इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेते हो जो आपके बस में नहीं है। घटना का रीजन ये बाबा ढोंगी बाबा है, इसका जेल जाना जरूरी है, बिल्कुल निश्चित। बहुत लोग घायल हुए मरे हैं इसके गलत लफ्जों पे और सारी लेट से अस्कर करके लेट से ख़त्म हुई हैं। जेंट्स का उसमें उतना वो रीजन नहीं है। भांजी थी, ये पानी पिलाते हुए इसने मरे हुए लोग देखे, ये हार्ट अटैक हो गया इसको। पत्नी तो ये 11 साल से जुड़ी थी, 11 साल से कंटिन्यूटी जाए हाथरस में मिली। अब हम तो ये कह रहे हैं कि माँ जो कहा है अगर बाबा ऐसे ही वे तो मतलब बाबा भागना नहीं चाहिए तो, और फिर बाबा अगर भगवान ही है तो फिर मतलब भगवान के तरीखाने में बुला के मारे और जीवित करते हुए ने। अब हमें तो बाबा जाए साबित है तो ढोंगी मालूम पड़ रहे हैं, ढोंगी यही है। और ये इतनी मृत्यु है गई, हमने आज तक ऐसी मृत्यु ना देखी। हमारी दादी के फ़ोन से फ़ोन किया कि यहाँ एक्सीडेंट, उन्होंने एक्सीडेंट बताया तो हम यहाँ से करीब 4 बजे निकले, वहाँ 5:15 बजे पहुँच गए। उन्हें हमें मृत पाया गया और यहाँ से हमारे गांव से 10-11 लेडीज़ गई थी, उनमें 3 लेडीज़ हमारे गांव की एक्सपायर हो गई और बाबा का कोई अता पता नहीं है। उन्हें बचाने के लिए कुछ भी प्रयास नहीं किया बाबा ने, ना कोई संदेश दिया। 3-4 दिन बाद आज मीडिया पे दिखाई दिए हैं और ये भी पता नहीं है कहाँ है। भोले बाबा की चरण धूल के चक्कर में 121 भक्त मरे। मौत का मंजर जिन भक्तों ने देखा, अब वो बाबा और उसके कथित चमत्कारों से तौबा कर रहे हैं। चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि भोले बाबा के ढोंग ने इन परिवारों के चिराग बुझा दिए। ऐसे बाबाओं पर सरकार क्यों मौन है? क्यों नहीं ऐसे बाबाओं के लिए कड़ा कानून बनता? अब मैं आपको बाबा के उन भक्तों की गवाही सुनवाऊंगा जिन्हें बाबा में कभी भगवान दिखता था लेकिन आज शैतान दिख रहा है। वहाँ सैकड़ों में आदमी की मौत हो गई है। ऐसी सभाएं करने की अनुमति सरकार को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ना कोई व्यवस्था और ना कोई कार्यक्रम है। उसमें भी इतने पब्लिक जुड़ते हैं और ये बड़ी हादसा हो गई है, यही बेघर हो गए हैं।
वो बर्बाद हो गए हैं उनके घर से। जो मुख्य आदमी घर का चला जाता है फिर उस घर को संभालने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि ऐसी ढोंगी बाबाओं को तत्काल प्रभाव से कानून बना के अंदर किया जाए और ऐसी सभाओं की अनुमति न दी जाए, जिससे अन्य जो पब्लिक है गाँव की और शहर की वो बच सके। वैसे तो वो सुदर्शन चक्रधारी कहते थे कि हम सुदर्शन चक्रधारी हैं, तो कुछ आत्माओं को जिंदा भी कर सकते, पर उन्हें कोई सी बात का घबराहट था कि पब्लिक मार देगी या कुछ होगा, तो उन्हें एक प्रशासन का सहारा लेके आना था, जरूर आना चाहिए। इसकी औलाद मर जाए उस बाप को जिंदा रहने से क्या फ़ायदा? कोई चमत्कार ही नहीं है। जब हम मर गए तो और क्या, जब हम मर गए तो क्या चमत्कार है? अगर हमारी प्रेजेंट में बेटी जिंदी हो जाती तो हम मानते बाबा में चमत्कार। बाबा से पूछताछ होनी चाहिए, बाबा को सामने आना चाहिए और बाबा को तो सामने उसी दिन आ जाना चाहिए। दोषी तो उसमें कमेटी भी है और बाबा जहाँ दोषी हैं कि उन्हें न्यूट्रल लेके नहीं आ कि जब बाबा आ गए थे और उनके सामने भगदड़ मचना स्टार्ट हो गई थी तो उनकी आवाज़ से पब्लिक रुक जाती थी और उनकी बात सुनती थी। तो माइक से एक क्या आपको लगता है कि भोले बाबा का नाम भी इस रिपोर्ट में आना चाहिए था? हाँ, आना चाहिए था। बाबा हैं, बाबा ने अपने देखना चाहिए, मुड़ के देखना चाहिए हमारे भक्त का क्या हाल हो रहा है। अगर बाबा कुछ जानते तो कम कोई करिश्मा करते, उनको दिखाते, उनको क्या कहते, उनको चमत्कार दिखाते, सही करते। क्यों नहीं सही कर रहे हैं बाबा? आगे सही करें उन्हें। बाबा तो भगवान मानते थे बाबा को, तो अब भगवान कहाँ है वो? तो ये तो बड़े बड़े लोगों की अपनी साजिश होती हैं। इस तरीके के सत्संग ना होने चाहिए आगे थे कि जैसे हमारा परिवार खोया है और कोई परिवार नहीं खो पाए। एसआईटी रिपोर्ट में बाबा को जैसे ही क्लीन चिट मिली, राजनीति गर्मा गई। जिस जाटव वोट के बूते मायावती 4 बार यूपी की सीएम बनी, इतनी बड़ी पार्टी चला रही हैं, उन्होंने जाटव वोट बैंक के बावजूद भोले बाबा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मायावती ने एसआईटी की रिपोर्ट पर सवाल उठाए, सोशल मीडिया पर ट्वीट किया, कहा अति जानलेवा घटना के मुख्य आयोजक भोले बाबा की भूमिका के संबंध में एसआईटी की खामोशी लोगों की चिंताओं का कारण है। एसआईटी की जांच रिपोर्ट राजनीति से प्रेरित है, उधर भोले बाबा पर सरकार मौन है। कहने वाले तो कह रहे हैं कि सरकार बाबा के खिलाफ इसलिए एक्शन नहीं ले रही है क्योंकि उसे उपचुनाव में जाटव वोट बैंक की नाराजगी का डर सता रहा है। सरकार मौन है, मायावती मुखर है। इससे 6 जुलाई को मायावती ने भोले बाबा के खिलाफ मोर्चा खोला था। यह कहा था कि ऐसे लोगों के सत्संग में लोग ना जाएं। भोले बाबा अंधविश्वास फैलाता है, भोले बाबा की भक्तों को सत्संग में बुलाता है, भोले बाबा सारा सिस्टम चलाता है, वो गेस्ट बनकर नहीं आता, वो खुद मुख्य आयोजक है। इसीलिए उसकी जिम्मेदारी तो बनती है। आज नहीं तो कल सरकार को 132 गवाहों से आगे निकलना पड़ेगा, क्योंकि 121 लोगों की मौत का सच 132 लोगों में नहीं मिलेगा। उसके लिए सरकार को या किसी भी जांच एजेंसी को 2.5 लाख भक्तों तक जाना पड़ेगा, वरना कभी इंसाफ होगा ही नहीं। पब्लिक इंटरेस्ट में अब उत्तर प्रदेश के स्कूलों में डिजिटल हाजिरी पर शुरू हुए विवाद का परीक्षण होगा। यूपी के सरकारी स्कूलों में 2 दिन पहले शिक्षकों के लिए डिजिटल अटेंडेंस की शुरुआत होते ही पूरे प्रदेश में नई व्यवस्था का विरोध शुरू हो गया है। लोग अभी इसके विरोध में है पूरी तरह से। ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं देनी है। हमारी जो मांगे हैं, हमारे संघ की जो मांगे हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी उनको। शासन को सीधी सीधी चुनौती दे रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि अगर सड़कों पे शिक्षक उतर गया तो शासन फिर शासन नहीं कर पाएगा। जब हमारी मांग पूरी हो जाएगी तब हम अटेंडेंस करेंगे।
अगर आपको चेक करना है आप हर तीसरे दिन चौथे दिन आके आप टाइम पे चेक करिए। एक तरीके से उन सबको मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है पूरी तरीके से। तो हम अटेंडेंस के पूर्ण रूप से विरोधी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी के पूरे एजुकेशन सिस्टम का कायाकल्प करना चाहते हैं। यूपी सरकार इसके लिए सबसे ज्यादा जोर इस बात पर दे रही है कि सरकारी टीचर वक्त पर स्कूल पहुंचे। इसीलिए सरकार ने प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों, अपर प्राइमरी स्कूलों और कस्तूरबा स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षकों के लिए 8 जुलाई से स्कूल में डिजिटल हाजिरी अनिवार्य कर दी है, जिसमें डिजिटल हाजिरी टैब में लगेगी, कागज के रजिस्टर में अब हाजिरी नहीं लगेगी। यूपी में 87,811 प्राइमरी स्कूल हैं, 46,527 अपर प्राइमरी स्कूल हैं और 746 कस्तूरबा स्कूल हैं। तीनों में कुल मिलाकर करीब 6,15,000 से ज्यादा टीचर काम करते हैं। टीचर्स की मांग है कि शिक्षकों के लिए हाजिरी वाला नया सिस्टम सरकार तुरंत वापस ले। आप सोच रहे होंगे कि जब सरकारी स्कूलों में काम करने का वक्त तय है तो टीचर को डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम में दिक्कत क्या है, लगा देनी चाहिए, उनको क्या फर्क पड़ता है। और योगी सरकार ने रजिस्टर की जगह सरकारी स्कूलों में डिजिटल हाजिरी वाला सिस्टम लागू क्यों किया? यूपी सरकार का मानना है कि इस सिस्टम के लागू होने पर रियल टाइम का पता चलेगा कि स्कूल में कितने टीचर मौजूद हैं। शिक्षा विभाग के पास टीचर्स और बच्चों की ऑनलाइन जानकारी होगी। शिक्षक हो या बच्चे, सबकी हाजिरी डिजिटल ही होगी। हाजिरी के नाम पर शिक्षकों के उत्पीड़न की शिकायतें खत्म हो जाएंगी, सही डाटा मिलने लगेगा, शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी खामियां दूर करने में इससे मदद मिलेगी और सबसे बड़ी बात यह कि डिजिटल अटेंडेंस से कामकाज में ट्रांसपेरेंसी आएगी। कोई पक्षपात नहीं, कोई इस तरह का आरोप नहीं लगा सकता। बड़े सौभाग्य की बात है कि जो दुनिया का सबसे अच्छा प्रोफेशन है आप उसमें हो। टीचर आज की धरती का सबसे अच्छा प्रोफेशन जो माना जाता है कि सबसे अच्छे प्राणियों में आपकी गणना है। यह अवसर है कुछ अच्छा करने का समाज के लिए, देश के लिए, अपने लिए। हमने उनको अवेयर किया कि हम अपने कार्यों का, अपने कर्मों का अच्छे से निष्पादन करें, अच्छी शिक्षा देने के लिए और कृत संकल्प होकर जो व्यवस्था दी जा रही है। कहीं ना कहीं समाज का एक वर्ग हम पे डाउट करता था, आप पे डाउट करता था कि आप एब्सेंट रहते हो या विद्यालय में समय से नहीं जाते थे, तो उसको, चूँकि हमें डाउट आपके ऊपर नहीं था, लेकिन ये बातें जो उठ रही थी इसके लिए, इसे दूर करने के लिए और व्यवस्था को अच्छे बेहतर संचालन के लिए इसके लिए लागू किया गया कि आप काम तो करते हो लेकिन कहीं बदनाम हो कि आप काम ही नहीं कर रहे हो। जब आप काम करने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, बेहतर रिजल्ट दे रहे हो, तो ऐसे में आप बदनामी क्यों झेलोगे? सरकार के इरादे पहली नजर में नेक दिखते हैं, क्योंकि समाज में सरकारी टीचर के प्रति ये सोच है कि वो वैसे तो फुल पैसा लेते हैं लेकिन ड्यूटी से फुल रहते हैं। वैसे ये सोच कितनी सही है इसका दावा पटियाल नहीं कर रहा, लेकिन मैंने ये जानने की कोशिश की कि टीचर्स इस पहल का विरोध आखिर क्यों कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग की तरफ से यूपी के सरकारी स्कूलों में भेजे गए ये टैब गैर हाजिरी को लेकर मचे हंगामे की असली वजह है। अब सरकारी स्कूलों के टीचर्स को रजिस्टर पर नहीं बल्कि स्कूल पहुंचकर सबसे पहले इस टैब पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवानी होगी। डिजिटल अटेंडेंस लगाने की जिम्मेदारी स्कूल में तैनात टीचर्स में से किसी एक के पास रहेगी, लेकिन टैबलेट पर हाजिरी लगाने वाले इस नए सिस्टम में यूपी के सरकारी टीचर्स एक नई खामी बता रहे हैं। शिक्षक सबसे पहले इस बात को लेकर आपत्ति जता रहे हैं कि उन्हें ठीक से टैब चलाने की ट्रेनिंग नहीं दी गई। शिक्षकों को यह भी शिकायत है कि ग्रामीण इलाकों में मोबाइल नेटवर्क की समस्या रहती है। अगर मोबाइल नेटवर्क ठीक नहीं हो तो हाजिरी पोर्टल में लॉगिन करके अटेंडेंस लगाने में 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। तय वक्त में हाजिरी नहीं लगती है तो टीचर स्कूल में होते हुए भी एब्सेंट हो जाता है। टैबलेट अगर खराब हो जाता है तो अटेंडेंस नहीं लगाने से टीचर को एब्सेंट ही माना जाता है। शिक्षकों की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह यह है कि बहुत से टीचर्स के पढ़ाने के लिए जिस स्कूल में उन्हें जाना पड़ता है उनके घर से वो बहुत दूर है। रास्ते में ट्रैफिक जाम की आशंका रहती है, किसी अनहोनी का डर बना रहता है। ऐसे में वक्त पर स्कूल पहुंचना, टैब में हाजिरी लगाने का दबाव और कई खतरों का कारण बन सकता है।
नहीं, हम लोगों को इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। अच्छा, तो कैसे ऑपरेट करना है, कैसे आप लोगों ने समझा? पूर्व ज्ञान के आधार पर ऑपरेट कर रही हैं, जैसे कर रहे हैं। और हालांकि नेटवर्क भी इशू है, और ये जो ऐप दिया है हम लोगों को, प्रेरणा ऐप, तो वो भी अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। काफ़ी देर तक वो प्लीज़ वेट दिखाता रहता है, 15-20 मिनट तो सुबह खोलने के बाद ओवर हो ही जाता है, नहीं खुल पाता है टाइम से। खराब हो गया टैबलेट तब क्या होगा? अपसेंट। अच्छा, हम मतलब लोग अभी इसके विरोध में हैं पूरी तरह से। ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं देनी है। हमारी जो मांगे हैं, हमारे संघ की जो मांगे हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी उनको, जब हमारे शिक्षक अटेंडेंस लगा सकते हैं। मैम, आप लोग भी अटेंडेंस लगाने के लिए तैयार? बिल्कुल तैयार नहीं है सर, क्योंकि आते तो हम बिल्कुल टाइम पर ही हैं कि अगर आपको चेक करना है, आप हर तीसरे दिन चौथे दिन आके आप टाइम पे चेक करिए। अदरवाइज इसलिए नहीं कर रहे हैं कि रास्ते में कभी भी, डेली नहीं लेकिन कभी किसी दिन प्रॉब्लम हो जाएगी तो उस दिन हमारी एब्सेंट चली जाएगी। तो इसलिए इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, काली पट्टी बांधकर शिक्षण कार्य कर रहे हैं, अपना पूरा कर्तव्य निभा रहे हैं, काली पट्टी बांधे हुए हैं विरोध में। सर, मैम दिक्कत क्या आएगी, वो थोड़ा टेक्निकल समझना चाहूँगा, अभी किसी वजह से देर हो सकते हैं, क्या बात है? सर, टेक्निकली प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई टीचर यहाँ से नगर गांव में जा रही है, उसके साथ कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। बस का एक्सीडेंट है, टीचर का खुद का है, या कोई जाम लग गया है तो टीचर टाइम पे नहीं पहुँच पाएगी, तो उसके साथ तो उसकी सैलरी तुरंत कट जाएगी। ये प्रॉब्लम मैम बार बार थोड़ी डिक्लेयर करेंगी कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। टीचर्स की शिकायत सुनकर लगता है कि जैसे सरकार ने बिना किसी तैयारी के सिस्टम में बड़ा बदलाव कर दिया, लेकिन क्या यही सच है? इसका जवाब जानने के लिए हमने यूपी में इटावा के बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात की, आप भी सुनिए। सबको सिम मिल चुकी है, सभी शिक्षक को सिम दी जा चुकी है, टैबलेट दिया जा चुके हैं, उनके संचालन के लिए यूट्यूब सेशन किया जा चुका है परियोजना द्वारा, उनको ट्रेनिंग दिया जा चुका है। उनमें प्रेरणा पोर्टल लॉगिन करके उन्हें जो 12 रजिस्टर को डिजिटलाइजेशन करना है, उनका डिजिटल अटेंडेंस भेजनी है, जिसमें प्रमुख हैं कि टीचर अटेंडेंस, स्टूडेंट अटेंडेंस और एमडीएम अटेंडेंस, एमडीएम कितने बच्चे प्राप्त कर रहे हैं। हमने सर्वे कराया था नेटवर्क के लिए, अपने बीओज के माध्यम से, डीसीज के माध्यम से हमने बीओज की रिपोर्ट ली थी। मोस्टली हमें बड़ी संख्या में 95% प्लस ही हमें केवल एयरटेल के नेटवर्क कवरेज लोग बताए, तो हमने एयरटेल की सिम बांटी है। और नेटवर्क का इशू आएगा तो कंपनी अविलंब उसे दूर करेगी। प्रेरणा पोर्टल पर लॉगिन करते हैं, और अगर कहीं पे नहीं खुल रहा है तो नेटवर्क इशू है, तो नेटवर्क इशू अभी तक मेरे पास नहीं आया है। हमारे यहाँ जिस कंपनी के सिम दिए गए हैं, अगर कोई हमें अवगत कराएगा कि नहीं खुल रहा है तो हम अपनी टेक्निकल टीम को भेजेंगे, हमारी डीसी ट्रेनिंग है, या हम जो कंपनी ने हमें सिम प्रोवाइड कराया है हम उनको अवगत कराएंगे। हमारी उनसे वार्ता भी हुई है कि अगर ऐसी कोई बात आती तो हमारी टीम तुरंत पहुंचेगी। हालांकि हमारे पास ऐसी समस्या अभी तक नहीं आई है, हमें कोई अवगत नहीं कराया कोई शिक्षक। चूँकि प्रेरणा पोर्टल पे अटेंडेंस पहले से ही चल रही थी, सभी शिक्षक के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल का संचालन आज के दौर में सभी शिक्षक कर रहे हैं। उनके पास सिम है, हो सकता हमने जो सिम दिया हो किसी क्षेत्र विशेष में नेटवर्क ना चल पा रहा हो, एक्सेस उसका ना हो, लेकिन उनके पास ऑलरेडी जो मोबाइल है, जो सिम है, उस क्षेत्र में चल रहा होगा, अच्छा संचालन उसका होगा, वो तो अपनी मोबाइल से भी प्रेरणा पोर्टल लॉगिन करके अपनी अटेंडेंस भेज सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये तो अपनी मोबाइल से भी अटेंडेंस लगाई जा सकती थी। टैबलेट ना चलने की सूचना हमें देंगे तो हम केयर सेंटर से और उस कंपनी से अपनी टीम लगाकर अविलंब जो भी समस्या रहेगी उसका हम निदान करेंगे। पूरी जिम्मेदारी, उसकी सुरक्षा का दायित्व उनका है, संचालन का दायित्व उनका है। वो घर ले जा सकते हैं लेकिन सुरक्षित रखें वो। तो फिर इसका समाधान क्या है? क्या सरकार झुकेगी या फिर टीचर्स को डिजिटल हाजिरी का सिस्टम ही फॉलो करना होगा? जवाब अभी पटियाल के पास नहीं है, लेकिन यहां पर पटियाल आपके साथ एक और बात शेयर करना चाहता है। यूपी में एजुकेशन सिस्टम को चलाने में परमानेंट सरकारी टीचर के बड़ी भूमिका निभाई जाती है उनकी तरफ से। उन अनुदेशकों और शिक्षा मंत्री की भी एक अहम रोल रहता है इसमें। यूपी के शहरों में और गांव से लेकर बाकी तमाम छोटे छोटे कस्बों में लाखों सरकारी स्कूल हैं। इन्हीं के सहयोग से काम हो रहा है। ये सिर्फ पढ़ाते नहीं और बहुत से काम इनको करने पड़ते हैं। प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक के चुनाव में इनकी ड्यूटी लगती है। जनगणना या कोई सरकारी सर्वे हो, स्कूलों में मिड डे मील की मॉनिटरिंग करनी हो, ग्राम बाल शिक्षा समिति की बैठक हो, स्कूल चलो अभियान के टारगेट को पूरा करना हो, स्कूलों में बच्चों का रजिस्ट्रेशन बढ़वाने का काम करना हो, बच्चों का ड्रेस डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, वैक्सीनेशन अभियान, ना जाने ऐसे कितने काम हैं जहां इसी स्टाफ को अपना सरकार के तौर पर जाकर ड्यूटी करनी पड़ी है। इस तरह के वर्कफोर्स बहुत खास हो जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं छोटे छोटे शहरों, छोटे छोटे कस्बों में, गांव में।
टीचर्स अपनी अहमियत को जानते हैं, इसीलिए वो विरोध करके इस सिस्टम को बदलना चाहते हैं। उन्हें लगता यह है कि उनकी उपयोगिता सरकार को फैसला बदलने के लिए मजबूर कर देगी। अनुदेशक और शिक्षा मित्र यूपी में एजुकेशन सिस्टम की रीढ़ बन चुके हैं। ये एक खास बात आई है सामने। वो काम पूरा करते हैं, लेकिन शिकायत यह है कि उन्हें वेतन अधूरा मिलता है। पूरे यूपी में 25,223 अनुदेशक तैनात किए गए हैं, जिन्हें करीब 9,000 रुपए का वेतन मिलता है। 1,44,209 शिक्षा मित्रों की करीब 10,000 रुपए वेतन मिलता है। उनको इतना वेतन दिया जाता है। 5 साल पहले हाईकोर्ट ने अनुदेशकों का वेतन बढ़ा दिया था और इसे 17,000 रुपए करने के आदेश दिए थे। आज तक अनुदेशकों का वेतन बढ़कर 17,000 रुपए नहीं हुआ है, लेकिन स्कूलों में डिजिटल हाजिरी के लिए सरकार ने करीब 2,09,863 से ज्यादा टैब खरीदे हैं। इसीलिए अपनी अनदेखी से नाराज टीचर ये कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए सरकार को सबसे पहले उनकी दशा को सुधारना चाहिए। अब नीट के 24 लाख कैंडिडेट की समस्या का परीक्षण होगा। नीट फिर से होगा या फिर इसी नीट को मान्यता दे दी जाएगी? यह सवाल सबके मन में है। इसलिए पटियाल ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों की स्टडी के तौर पर उसे नीट के भविष्य की झलक देखी है, जिसे मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूं। लेकिन उसे समझाने के लिए पहले एक छोटा सा बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई ज्यादातर याचिकाओं में नीट एग्जाम को कैंसिल करने की मांग की गई है, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि पूरा पेपर कैंसिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने एफिडेविट दिया है और इस एफिडेविट में दावा यह किया गया है कि नीट एग्जाम में बड़े स्तर पर गड़बड़ी नहीं हुई है, एग्जाम की पवित्रता कायम है, इसीलिए पूरे एग्जाम को कैंसिल करना ठीक नहीं होगा। अब मैं आपको एक ऐसे केस के बारे में बताऊंगा जिसको अगर आधार बनाया गया तो नीट का एग्जाम कैंसिल होकर ही रहेगा। दरअसल साल 2014-15 के बीच DSSSB यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने हेड क्लर्क की 231 पोस्ट के लिए नौकरी निकाली थी। 62,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स ने एग्जाम के लिए फॉर्म भरे थे। एग्जाम हुआ भी, लेकिन टायर 1 और टायर 2 पेपर में नकल और पेपर लीक के आरोप लग गए। मामले की जांच के लिए दिल्ली के डिप्टी सीएम ने एक कमेटी बनाई। कमेटी ने एक विशेष जोन में गड़बड़ी की बात कबूल कर ली। मार्च 2016 में DSSSB के ये मान लिया उन्होंने कि पेपर में गड़बड़ी एक जोन तक ही सीमित है। बावजूद उसके दिल्ली के डिप्टी सीएम ने पूरे एग्जाम प्रोसेस को रद्द करने का आदेश दिया। डिप्टी सीएम के फैसले के खिलाफ एग्जाम देने वाले 6 कैंडिडेट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कैट में चले गए। कैंडिडेट्स ने कहा पेपर में गड़बड़ी के आरोप सिर्फ वही कैंडिडेट लगा रहे हैं जो एग्जाम क्रैक करने के लिए दूसरा मौका चाहते हैं। साल 2017 में ट्रिब्यूनल ने डिप्टी सीएम के आदेश को खारिज कर दिया। आदेश यह दिया कि आरोपी 290 में से 281 कैंडिडेट्स पर आरोप साबित नहीं हुए हैं, इसलिए दोषी कैंडिडेट्स की पहचान की जाए, पूरा एग्जाम कैंसिल ना किया जाए। मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी DSSSB के डिसीजन को ही बरकरार रखा। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने माना अगर सिस्टम लेवल पर गड़बड़ी हुई है तो यह एग्जाम प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा करता है, इसीलिए DSSSB के पास इस एग्जाम को कैंसिल करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने पूरे एग्जाम को कैंसिल कर दिया था। बड़ी बात यह है कि तब यह फैसला उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट जज और आज के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने ही सुनाया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने नीट मामले में एक बड़ी प्रक्रिया को अपनाना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने NTA से यह पूछा है कि क्या नीट में गड़बड़ी सिस्टम लेवल पर हुई है और क्या गड़बड़ी करने वाले कैंडिडेट्स को दूसरे कैंडिडेट से अलग किया जा सकता है। 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट NDA के रिस्पॉन्स पर सुनवाई करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस का दौरा पूरा करने के बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां उन्होंने ये कहा है कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, आतंकवाद को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जम्मू कश्मीर में अवैध तरीके से रहने वाले विदेशी नागरिकों की पहचान का कार्यक्रम फिर से शुरू किया जाएगा। इसमें वो विदेशी नागरिक शामिल हैं जो 2011 के बाद यहां आए हैं। यह गणना पहले भी होती थी, बीच में इसे बंद कर दिया गया था। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने शंभू बॉर्डर को खाली कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर रोड
क्लियर की जाए और बैरिकेड्स को हटाया जाए। यहां लंबे समय से किसान धरने पर हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने डेंगू से निपटने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसमें डेंगू की रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन के लिए एक हाई लेवल मीटिंग की गई है। नड्डा ने अधिकारियों से कहा है कि देश के सभी अस्पतालों में डेंगू के इलाज के पर्याप्त संसाधन होने चाहिए। अस्पताल में बेड का समय रहते उचित बंदोबस्त भी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं पर एक बड़ा फैसला सुनाया है। सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मुस्लिम महिला भी अपने पति से गुजारा भत्ता मांगने की हकदार है। इसके लिए वो कानून की मदद भी ले सकती हैं, फिर चाहे महिला किसी भी धर्म की क्यों ना हो। पब्लिक इंटरेस्ट में कल रात 9 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात। आप अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।